हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हटके। आज कॉलर्स डे है। हमारे पहले कॉलर हैं कामरान अली नवाबशाह से। अस्सलाम वालेकुम कामरान। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, करप्शन खत्म करने के जो दावेदार बनते थे वो ईमा के मगर अपने बहुत कमजोर निकले हैं। जो देते थे सदा इल्जाम औरों को करप्शन का, ये अरबाब हुकूमत खुद भी चीनी चोर निकले हैं। अच्छा, ये हुकूमत जो है वो ऐलानात से आगे नहीं बढ़ रही है और सिर्फ लॉलीपॉप्स दे रही है। पाकिस्तान का बजट पता नहीं कहाँ खर्च हो रहा है। हुकूमत से जो है आवाम बहुत नाला है, महंगाई बढ़ती जा रही है। कराची के आवाम तो धरने देने पे मजबूर हो गए। अब वो एक नई सीरीज धरनों की शुरू होने जा रही है। अल्लाह ही खैर करे। बिल्कुल। और हमेशा हम यही कहते हैं कि अल्लाह ही खैर करे। और जहाँ तक महंगाई की बात है तो बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि हर तरफ से ये सदा आ रही है कि क्यों। और अब सारे दुआ ये कर रहे हैं कि इस वीकेंड पे पेट्रोल ना बढ़ जाए, क्योंकि पहली आ रही है और जो भेजी है समरी वो 12 रुपये फ़ी लीटर इजाफे की है, लेकिन वो वही होगा 12 रुपये वो करके 3 रुपये जो उनका फार्मूला है। खुश हो जाए, आवाम को गिफ्ट, 9 बजे आवाम को 9 रुपए का रिलीफ। हाँ, और ARY की तरफ से मुबारकबाद भी दी जाएगी बहुत लोगों की तरफ से। बिल्कुल। सईद रशीद हैं कराची से। 2019 की पेट्रोल प्राइस ना निकाल लें। हाँ, गलती से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सईद भाई, ऐसे मिजाज हैं? अल्लाह का शुक्र। ठीक है जी बिल्कुल। मैं इधर आपकी इस अपॉर्चुनिटी को कहता हूँ कि ये इतना अच्छा चैनल है जहाँ आवाम की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि क्या हो रहा है ये मासूम आवाम की। तो मैं आज IPPs पे बात करूंगा मेन। पहले मैंने JIDC पे की थी और फाइनेंस स्कीम पे की थी, मगर 1 मिनट में जरा ब्रॉड शीट और उस पर बात कर लूँ। ये ऐसी ट्रक की बत्ती के पीछे फिर हमें लगा दिया, निकलना कुछ नहीं है, वही एबटाबाद कमीशन और फलाना। ये तो सिंपल सा इसमें केस है। 3 आदमी किरदार थे, एक का इंतकाल हो गया, एक मुल्क से बाहर भाग गया। और वो 24 घंटे हमारे चैनल पे जो 6-7 डिफेंस एनालिस्ट आके भाषण हमें देते ना, उनमें से एक साहब हैं जो उसके मेन कल्प्रिट थे। उनको ले जाए नैब, 90 दिन के रिमांड पर रख के जो लोगों के साथ वो करते थे वो करें, और 90 दिन बाद लाए और वो मजिस्ट्रेट से लिखवाएं कि भाई इन्होंने क्या किया था वो 2000 में नैब के चीफ बन के। अच्छा, मैं IPPs पे बात करता हूँ। जी सईद साहब, गालिबन मेरे ख्याल में उनका राब्ता अगले हफ्ते बात कर लेंगे। मोहम्मद अली साहब हैं फैसलाबाद से। इरफान गुल साहब की लाइन ड्रॉप हो गई है। जी मोहम्मद अली साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। जी भाई। सर असल में जो एक बहुत कॉमन इशू है, लाइक जो शुगर पेशेंट्स होते हैं उन लोगों को ये नहीं पता होता कि उन्होंने क्या डाइट यूज करनी है। तो जो क्या होते हैं शुगर पेशेंट। ठीक है सर। शुगर पेशेंट्स जो होते हैं उनको अपनी डाइट का नहीं पता होता कि वो क्या डाइट यूज करें जिसकी वजह से उनकी जो है वो नॉर्मल रहे, उनकी शुगर जो लेवल जो है वो नॉर्मल रहे। इसके अलावा जो अवेयरनेस है वो अवेयरनेस नहीं है कि क्या मेजरमेंट्स वो ले सकते हैं अपनी मतलब इस इशू को कंट्रोल करने के लिए। तो इसके ऊपर मतलब अगर आप थोड़ा सा मतलब एडवाइस कर दें तो काफी लोगों के लिए बेनिफिटेड होगा कि इससे लोग मतलब ठीक है। एक जाहिर है फौरी तौर पर तो हमें भी नहीं पता होगा, लेकिन इस पर ना काफ़ी तहकीक करनी होती है सर, क्योंकि इस तरह के जो हेल्थ के इश्यूज होते हैं ना उसमें बड़ा आपको केयरफुल होना होता है कि आप कहीं से कोई गलत इन्फॉर्मेशन ना दे दें। क्योंकि अक्सर जो होता है ना कि जो फॉर्मूला एक बंदे पे फिट होना होता है वो शायद दूसरे बंदे के लिए खतरनाक साबित हो। और फिर हमारे यहाँ तो शुगर के नादिर नुस्खे जो नीम हकीम तजवीज़ कर रहे होते हैं, तो एक कोई शुगर किसी मर्ज पे हम ब्लैंकेट मशवरा नहीं दे सकते, इसलिए कि हर आदमी की नौयत मुख्तलिफ। और जो हम दे सकते हैं कि जी एक्सरसाइज करें, ये करें, वो करें, परहेज अलबत्ता बताया जा सकता है जो जनरली एग्रीड परहेज हैं। वो तो बिल्कुल। लेकिन वो भी नादिर लोधी साहब हैं कराची से ही। जी नादिर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कि आज पाकिस्तान ने जो साउथ अफ्रीका को जो 3.5 डेज में जो मैच हरा दिया है उससे सबसे ज्यादा मैं मुबारकबाद वसत साहब को और कराची के 1.5 करोड़ आवाम को दूंगा जो अगले 1.5 दिन तक अजियत से बच गए। सर सलूट है, सही है। और मैं चाहूंगा कि जो PSL जो स्टार्ट हो रहा है उसमें भी कुछ ऐसा फॉर्मेट हो जाए 2020 की जगह 10 ओवर, ताकि हम मजीद परेशानी से बच जाए। सही बात। ठीक है, लेकिन यार जब आपने टेस्ट की बात कर दी तो ये भी तो देखें कि पाकिस्तान ने बहुत अरसे बाद
साउथ अफ्रीका जैसी बड़ी टीम को हराया है, तो मतलब यार कम से कम नेशनल स्टेडियम में। हाँ नेशनल, तो सर मैं तो मुबारकबाद दे रहा हूँ, मैं तो पूरी कौम को मुबारकबाद दे रहा हूँ। हाँ नहीं, मुझे ज़्यादा खुशी है सिर्फ टेस्ट भी जीते और ख़त्म भी हो गया, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। अब रावलपिंडी वाले जाने और लाहौर वाले जाने, है ना? है हाँ। फौजिया नईम रावलपिंडी की आपने बात की, तो फौजिया नईम साहिबा आ गई हैं रावलपिंडी से। जी बिल, हेलो, अस्सलाम वालेकुम फौजी साहब। जी वालेकुम सलाम। मैं बात करूंगी रिगार्डिंग मोटरवे पे जो वॉशरूम्स की कंडीशन है। जी बात यह है कि मैं एक फ्रीक्वेंट कम्यूटर हूँ बिटवीन पेशावर एंड इस्लामाबाद और देन लाहौर। तो यहाँ पे मैंने देखा कि जो पेशावर साइड पे जो वॉशरूम्स और मस्जिदों की कंडीशन है, क्योंकि हमें फ्रीक्वेंट आना जाना पड़ता है, तो मैंने लाहौर और पेशावर में इस्लामाबाद में देखा कि वहाँ काफ़ी बेहतर है। लेकिन जब इस तरफ आप जाते हैं तो वहाँ पे बिल्कुल जाने की यानी हालत ही नहीं होती। किस तरफ? लाहौर? नहीं, मैं पेशावर इस्लामाबाद और अगेन जो नया मोटरवे बना है जिसको ये बड़ा फख्र से कहते हैं कि ये सी पैक का हिस्सा है, हजारा मोटरवे की बात करूंगी। तो वहाँ पे भी जाना पड़ता है, अक्सर वीकेंड पे जाना निकलना पड़ता है, चले जाते हैं। बहुत ही पैथेटिक कंडीशन है। और इवन यहाँ तक है कि वहाँ पे खवातीन के मस्जिद जो जाते हैं वहाँ पे मैंने अक्सर देखा कि बंदे होते हैं। इसी तरह खवातीन की जो मस्जिद है, अगर आप थोड़ा सा इस्लामाबाद की तरफ आपको जाना होता है टुवर्ड्स पेशावर, तो एक आता है बिल्कुल इस्लामाबाद के नज़दीक ही इंटरचेंज के क़याम तयाम है। जी बिल्कुल। वहाँ पे आप देखिए तो एक मस्जिद में बिल्कुल ही खवातीन की जगह ही नहीं होती। वॉशरूम की कंडीशन इतनी पैथेटिक है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि देखिए अगर आप बाहर मुल्कों में जाएं और आप उस स्टैंडर्ड को मेंटेन करना चाहते हैं पाकिस्तान में भी, तो ये एक बेसिक नेसेसिटी है। नहीं बिल्कुल जी, आपकी बिल्कुल है, दुरुस्त है। इनफैक्ट अगेन अगर आप आप बाय रोड गिलगित भी जाएं नारायण या कहीं भी लथिया गली की तरफ भी, तो खास तौर पर लेडीज के लिए बड़ा मसला होता है। ये NHA के अहाते में ये मसाइल आते हैं। जी NHA के आते में, लेकिन उसमें मसला मेरे ख्याल में अभी तक ये है कि जो अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं वो सिर्फ लाहौर और इस्लामाबाद के दरमियान ही जो बेहतर है, जो बिजी मोटरवे वहाँ पे हैं। लाहौर से मुल्तान अभी बन रहे हैं, और उसके अलावा मुझे नहीं पता कि मैं गया तो हूँ पेशावर इस्लामाबाद मोटरवे पे जो दो हैं, वो बीवी बिल्कुल सही कह रही है कि वहाँ पे मसला है। अच्छा, मस्जिदों में के वॉशरूम्स बाज़ औक़ात यूज़ करने पड़ते हैं, ज़ाहिर है आप फैमिली के साथ, मैं ख़ुद ट्रैवल करता हूँ इस्लामाबाद तक, तो बिल्कुल लेडीज़ को प्रॉब्लम्स होती हैं। और मुझे ये समझ नहीं आई आज तक कि पता नहीं हम वॉशरूम्स को क्यों नहीं साफ़ रख सकते। अब वो पता नहीं क्या बना, वो जो साफ रखने के लिए अमला चाहिए ना, वो चल रहा है अमला भी भाईजान, ऑटोमेटिक तो नहीं साफ रह सकते, अमला चाहिए। अमला कौन तैनात करेगा? सर अमला तैनात लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे में हुआ है। नहीं, जो तो हो गया ना। हाँ। बाकी जगह भी तो कोई ना कोई अथॉरिटी होगी ना। बिल्कुल। ये तो उसका दर्द सर है ना कि ये बेसिक जो नेसेसिटी उसके लिए अमला तैनात करे, वरना तो ऐसे ही रहेगा। नहीं देखें, आप पेड बाथरूम्स का इंतखाब भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और मेरे ख्याल में लोग दे देंगे, कोई मसला नहीं है सर। आई मीन ये भी एक निज़ाम होता है। ये जो अभी मैं उसके लिए भी ठेके भी देना पड़ेगा ना, तो दे दो ठेके पे। क्यों दे दें? क्यों नहीं? ठेके पे ही दिए होते हैं। ठेके पे ही ये जो है, ठेके पे मसला ये आया है कि इस्लामाबाद से पेशावर तक जो है वो एक आध जो जगह है वो सही मेंटेन नहीं है, बाकी जगह अभी काम हो रहा है। मुल्तान से लेके सखर से बाहर तो अभी निकल जाए, उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। मगर जब जिम्मेदारी आती है तो जाहिर है जब आप वो ठेके पे देते हैं तो उस ठेकेदार को आप ये पाबंद भी बनाएं, ना सिर्फ कि आपने पैसे पकड़ के बस साइड पे रखे और उसके बाद मुंह उधर कर लिया कि वो जैसे भी, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें भी महंगी मिलती हैं, लो स्टैंडर्ड की होती हैं, तो लोग बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट फॉर दी जो आपके पास रिकग्नाइज वो फूड आउटलेट्स हैं उनको छोड़ के बाकी आप कहीं से भी कर लें, किसी भी किस्म का आप सैंडविच से लेके कुछ भी आप खाना भी चाहें, वो बहुत ही ज़्यादा नहीं डबल भी, और क्वालिटी वाइज भी थर्ड क्लास, मतलब छिछड़े होते हैं और बिल्कुल डबल रोटी। नहीं देखें, ये जो सलमान सूफी साहब ने जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, पता नहीं उसका क्या बना, याद है आपको? वॉशरूम वाला कंटेनर वाला अगर वो चल रहा है तो ये मॉडल आप आराम से वहाँ पे रेप्लिकेट कर सकते हैं। सही बात। उसको ठेका दे दो। नए बने हैं और टेलर मेड हैं कि अकोमोडेट कर सकें 10-10, 20, कम से कम 20-20 लोगों को,
और मोटरवे के अगर जाएं तो 2 एक साइड पे होते हैं, 2 एक साइड पे होते हैं, ज़ाहिर है लेडीज़ के लिए अलग, जेंट्स के लिए अलग। तो बहुत कम ऐसा हुआ है कि और फुली सबसे मेंटेन जो होते हमारी हैं। कौमी बीमारी है ना पब्लिक टॉयलेट्स की, फ्लश काम नहीं करते। हाँ, फ्लश काम नहीं करते या इवन हजार मतलब लीकेजेस इतनी होती हैं कि मुस्लिम शावर लीक कर रहा है तो वो किसी को जहमत नहीं होगी कि वो उसको ठीक करे, और अंदर जो गलाजत है वो एक अलग वो मसला है जो आपको उस पे मिलता है। लेकिन हम ये किससे कह रहे हैं? एनएचए से कह रहे हैं, हम किससे कह रहे हैं? जो भी सुन रहे हैं सर, जो भी देखें, ये एनएचए से ज़्यादा मेरे ख्याल में देखें ये जिम्मेदारी अगेन वो आ जाती है उन मुसाफिरों की भी है जो इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद नहीं, लेकिन भाईजान वहाँ पानी, वहाँ की जो क्लीनिंग है वो तो मुसाफिरों की जिम्मेदारी नहीं, वो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन वही ज़रार वाली बात है, अभी आप उस पर 5 या 10 रुपए लगा दें तो फिर देखें आप कैसे जो आप पता तो करें किसके तहत आती है ये चीज़। मोटरवे पुलिस है ना, तो ये नहीं सर, कंफर्म करके दें। अच्छा, कंफर्म ही बता रहा हूँ, नेशनल हाईवे नहीं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो है अलग है, मोटरवे पुलिस जो है वो अलग चीज़ है। इससे मजीद कंफ्यूजन ऑडियंस में बढ़ेगा। अब कंफर्म कर लीजिएगा प्लीज। अच्छा, अब ठीक है सर, लोटों की क्वालिटी पे कोई डिस्कशन करनी है हमने? इमाम बख्श साहब है कराची से। जी इमाम साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मेरा मसला सर ये है कि मैं रिटायर हो गया हूँ पाकिस्तान मशीन टूल फैक्ट्री से। ओके। और हमें पेंशन मिलती है EOBI से। जी जी। अच्छा, वो पूरी नहीं मिलती काफी अरसे से। जब उनसे बात करते हैं हम EOBI वालों से, वो कहते हैं कि आपके इदारे ने हमारे पैसे पूरे नहीं दिए, ओके, इसीलिए हम आपको जो है ना पूरे पैसे नहीं देते। ओके। अब इदारा हमारा पाकिस्तान मशीन टूल फैक्ट्री ये तकरीबन SPD के हवाले हो गया है, और उसमें अब परमानेंट वर्कर जो है ना वो 130 के करीब रह गए हैं, बाकी सब कॉन्ट्रैक्ट डेली वेजेस है। और जो हमारे जो वाजिबात है उसमें भी मिलने में 5 साल बाद मिले, वाजिबात भी 5 साल बाद नहीं मिले, और वो काट के हमारे हाथ में थमा दिए। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, EOBI वाले जो इतना बड़ा इदारा है, 50-60 अरब रुपए की जमीन है इनके पास, और हम मजदूरों का जो हक बनता है वो 2-4 करोड़ रुपए, 2 करोड़ या 3 करोड़ है उनके EOBI वालों के, उन पे वो अगर पेमेंट कर दें तो हमारी ये पेंशन जो है ना कुछ बढ़ जाएगी हमें। ठीक है, आपकी बात इमाम बख्श साहब ठीक है, लेकिन जैसे EOBI वाले भी कह रहे हैं, देखिए तरीक़ाकार क्या होता है कि आधा EOBI डालता है, आधा आपका इदारा डालता है। तो इदारे को भी ये चीज़ सोचनी चाहिए कि अगर वो अपने जो वर्कर्स का ज़रा सा भी उसको ख्याल है तो उसको वो चीज़, और वो चीज़ आपकी तनख्वाह में से कटती है। ये नहीं होता कि कहीं बाहर से को अपने पैसे ले जा करके वो करते। तो बहुत से इदारे ऐसा करते हैं कि जो तनख्वाह काटते हैं वो अपने वर्कर्स की, वो EOBI में जमा कराने के बजाय किसी और में मद में डाल के और उसको खर्च कर लेते हैं, और बाद में जब ये इशू आता है तो जाहिर है पेंशनर्स को तकलीफ होती है। फिर ये होता है इस पे ऑडिट रिपोर्ट्स भी बेतहाशा बनती हैं, मगर जाहिर है क्योंकि निज़ाम हमारा ऐसे ही चल रहा है तो ऐसे ही होता आया है। EOBI अपनी तरफ से नहीं देगा और शायद कभी देगा भी नहीं, क्योंकि पॉलिसी उनकी यही है कि जनाब आधे आप उसूल ये है कि 1 रुपया इदारा देता है, 1 रुपया EOBI उसमें डालता है। बिल्कुल यही मैचिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस। मोहम्मद यूसुफ साहब हैं ठट्टा से। जी यूसुफ भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं ये बताना चाह रहा था कि अभी थोड़ी देर पहले किसी दूसरे चैनल पे ये बताया गया है कि वापडा को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है K4 का, ठीक है, तो एफिशिएंट कितनी है वापडा वो तो आपको अच्छी तरह पता है। यहाँ अगर 30% बिलिंग होती है कहीं भी तो वो उसके ट्रांसफार्मर काट देते हैं कि भाई ट्रांसफार्मर हमने काट दिया। 30% बिल जो दे रहे हैं उनको भी ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि भाई आप बिल क्यों दे रहे हैं, और वो कहते भी हैं, अगर उन्हें कहा जाए ना बाद में आपने बिल पिछले महीने दिया था अब क्यों नहीं दिया, तो वो यही लफ्ज कहते हैं कि भाई अब तो बराबर है ना, देखो ट्रांसफार्मर कट गया, सबकी बिजली चली गई ना। तो ये पता नहीं किसने ये कानून बनाया कि ट्रांसफार्मर काट देते हैं और वो पूरे इलाके की, यानी जहाँ 50% भी है 30% भी पूरे इलाके, इतनी एफिशिएंट है हमारी वापडा।
जी वापडा का मैं हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि K4 मंसूबे का अगर ख्याल में वो मोटरिंग और उसका एक कंपोनेंट होगा जो वापडा को दिया गया है, पूरा तो नहीं है क्योंकि वापडा यहाँ है भी नहीं। FWO क्या खत्म? FWO के पास ही है, उनको मजीद 40 अरब रुपए दिए जा रहे हैं, बल्कि शायद दे दिए गए हैं इसमें। तो ये जो कंपोनेंट है ये जाहिर है मोटरिंग का होगा कि मोटर्स लगा के जो पंपिंग होगी पानी की। गफ्फार की दरख्वास्त आई है प्रोड्यूसर साहब की तरफ से। वेलकम बैक। और हमारे अगली कॉलर हैं नदीम जफर साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी भाई जी फरमाइए। जी हेलो आप लाइव हैं, फरमाइए। जी जदी साहब, मैं पूछता था जो सर्कुलर रेलवे का उन्होंने जोर से ऐलान किया जी, उसके बाद अब से ना वो बंद हो गई है। उसके टाइमिंग ऐसे गलत रखे थे। चंडीगढ़ होते हम जॉब करते हैं और वहाँ से 5 बजे आखिरी ट्रेन चली जाती है, वहाँ कौन सा ऑफिस 5 बजे बंद होता है? तो टाइमिंग ऐसे तो उसको लॉस में जाना ही था ऑलरेडी। देखिए टाइमिंग सही रखे जाते। मैं आपके हौसले की दाद देता हूँ कि 24 घंटे में 4 ट्रेनें थीं और उस पर कोई सफ़र नहीं करता, और आप जो हैं वो उसे बंद होना ही था जाहिर है। और मुझे नहीं कंफर्म नहीं है कि बंद हुई है या नहीं है, मुझे नहीं पता क्योंकि वो पार्शली खोली गई। कागज़ पे तो चल रही है, कागज़ पे चल रही है, अभी भी चल रही है। और ये जो टाइमिंग्स है उन्होंने पहले से दिए थे कि हम 7 बजे जाएंगे और 5 बजे वापस आएंगे। लेकिन ये मैंने पहले शख्स देखे हैं जो सर्कुलर रेलवे के टाइमिंग्स पे बात कर रहे हैं। मैंने अब तक किसी से नहीं मिला जिसने उस पर सफ़र किया हो जब से ये खुली है। बात तो सही है। हाँ, कोई पासगश्त नहीं आई है। हाँ, लेकिन जाहिर है लोग करते ही हैं ना सर सफ़र, कम से कम ड्रिक कॉलोनी से इधर आने। एक फॉलो अप तो बनता है वैसे कि इसका क्या होता है। बिल्कुल हाँ बनता है। अनीस कादरी साहब हैं कराची से। जी अनीस भाई। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर। तीनों भाइयों को मोहब्बत भरा सलाम अर्ज़ है। वालेकुम अस्सलाम। और पहले तो एक दरख्वास्त है मेरी जी कि अगर इस प्रोग्राम का टाइम जो है वो बढ़ाकर 2 घंटे कर दिया है तो बड़ा आसान होगा। हाथ थक जाते हैं, 4 हफ्तों से मैं बता रहा हूँ, नहीं मिल सकता। माफ कर दें सर। अच्छा, 3 बातें हैं मेरी तरफ से, मुख्तसर से कोशिश करूँगा। एक तो ये है कि मैं कल हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब का एक बयान देख रहा था। उन्होंने कहा कि अगर हम कोई लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट शुरू करते हैं 5 साल हो जाते हैं और इलेक्शन का टाइम आ जाता है। सही बात। शायद मेरा ख्याल है सदाती निज़ाम की बजाय उनका ज़हन अब 25 साल इलेक्शन पर है शायद। अच्छा, दूसरी बात यह है कि कल ही उन्होंने एक जगह का मीडिया टॉक में कहा कि मैंने ट्रांसपोर्ट इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट वालों की रिपोर्ट मैंने नहीं देखी। नहीं सॉरी, उन्होंने कहा कि वो इंग्लिश में है और अपोजिशन को बाद में मालूम होगी जब उसका उर्दू में तर्जुमा होगा जी। और आज उन्होंने ये कहा कि मैंने वो देखी नहीं रिपोर्ट, तो वो कैसे पता चला कि फ्रेंच में? तो जब उर्दू में तर्जुमा होगा तब प्राइम मिनिस्टर भी पढ़ेंगे, अपोजिशन भी पढ़ेगी। जाहिर है। तो अनीस भाई बात जहाँ तक 10 साल की है तो सामान 100 बरस का, पल की खबर पुल की खबर नहीं, पुल की खबर नहीं। तो बहरहाल नहीं, वैसे बात 100% सही है। हाँ। ठीक है, आप देखें कि मतलब जिन ममालिक में महज 5 साल इलेक्शन होती है उनमें से किस एक मुल्क का नाम ले जिसने तरक्की की हो। सही बात। हाँ। मतलब कनाडा ले लो, डेनमार्क ले लो, नॉर्वे ले लो, यूएस ले लो, यूके ले लो, मतलब क्या हाल है। ऐसे मैं कई ममालिक के नाम ले सकता हूँ जहाँ बादशाहत है ता जिंदगी, आप हुक्मरान रहे तब जाके तरक्की होती है, जैसे गल्फ की रियासत। गल्फ की रियासत। लेकिन मजे की बात है कि 100 दिन इसका तेल के साथ कोई ताल्लुक नहीं है बॉस, ठीक है ना। 100 दिन से 10 साल तक का सफर जो है बड़ी जल्दी वो तय कर रहे हैं। मतलब पहले तो वो कहते थे कि 100 दिन में ही सब चीजें वो तो यार मतलब हमेशा तुम इस बात को पकड़ लेते हो 100 दिन 90 दिन छोड़ो, 100 दिन 90 दिन नहीं, 5 साल का हम सभी सफर कर रहे हैं। वो भी कर रहे हैं सफर, हम भी सफर कर रहे हैं। हाँ, कोई अंग्रेजी का कर रहा है, कोई उर्दू का कर रहा है। ये सफर होता है, करना होता है कभी कभी सर, कभी कभी करना होता है। अंडरस्टूड यार बॉस, आपके लिए जो चीजें मैं आपसे बहुत मुतासिर होता हूँ, कभी ऐसी बात ना किया करें। चलो ठीक है, ऑब्वियस किस्म की बात। चलो दोबारा लोटो पे आ जाते हैं। अब्बास है मुल्तान से। जी अहमद भाई। अहमद साहब अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। चले गए इतनी बातें करते हैं अहमद साहब को भी चला। डॉक्टर वकार हैं मुल्तान से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल है? अस्सलाम। जी वकार साहब, अल्लाह का शुक्र, फरमाइए। एक तारीख की किताब पढ़ रहा था तो उसमें एक पेज पे बड़ी मुमासरत लगी मुझे आजकल के दौर से, मैंने कहा आपसे शेयर करूं। तो एक बादशाह सलामत होते हैं, उन्होंने एक महल बनवाना होता है, तो वो कुछ मिस्त्रियों को बुलवाते हैं, उनका इंटरव्यू करते हैं। उनमें से एक मिस्त्री उन्हें बड़ा इम्प्रेस करता है, कुछ नए आइडियाज देता है,
और बड़ा जल्दी बनाने की भी बात करते हैं। बादशाह सलामत कहते हैं ठीक है आप शुरू करें। तो जो बिल्डिंग मटेरियल वगैरह, लेबर वगैरह वो दे दी जाती है। बादशाह सलामत कुछ 10-15 दिन बाद चक्कर लगाते हैं तो वो देखते हैं सबको बिठा के लेबर को, वो जो मिस्त्री साहब थे वो कुछ बात कर रहे होते। बादशाह कहते हैं यकीनन प्लानिंग कर रहा है तो ये वाकई मेरी उम्मीद पे पूरा उतरेगा। 2 महीने बाद फिर जाते हैं, वो फिर वैसे ही कर रहे होते हैं, वो बात ही कर रहे होते हैं, बैठे होते हैं, लेकिन एक ईंट भी नहीं लगी होती। 6 महीने बाद वही हाल होता है। बादशाह सलामत उसे बुलाते हैं, कहते हैं भाई क्या बात है, आपने तो बड़े दावे किए, बड़ा कुछ किया, ईंट एक नहीं लगी, तो क्या बात है, आप बातें तो बहुत की आपने। तो मिस्त्री साहब कहते हैं जी तो मैं तो बातों में ही महल बनाता हूँ। तो खैर वो तो बादशाह थे, उन्होंने तो फौरन ही उसकी गर्दन उतार दी। बस समझ गए। इस तारीख की इस किताब का नाम घबराना नहीं है तो नहीं है। नहीं लेकिन जवाब आ गया। इसमें एक और मसला है, इसमें एक और मसला है। यहाँ पे तो लग रहा है कि मजदूर और बादशाह की जगह स्वैप हो गई है। हाँ यार, कुछ ऐसा नहीं है। बहरहाल यार बड़ी गहरी बातें कर रहा है, वाकई मुसलसल गहरी बातें कर रहे हैं। ब्रेक ले लें। वेलकम बैक। खादिम हुसैन साहब हैं उमरकोट से। जनाब। वालेकुम सलाम। जी भाई, मैं ये बात करना चाहता था, जो आजकल जो आटे का रेट है वो 70 रुपए किलो है, और इन्होंने जब गंदम खरीदी थी तो 33 रुपए किलो खरीदी थी सरकारी रेट पे हुकूमत ने। तो हुकूमत ने जो गंदम खरीदी थी उस पे 33 रुपए खर्चा तो नहीं आ रहा, फिर ये क्या हो रहा है और इसका जिम्मेदार कौन है? जो 33 रुपए में खरीदी हुई गंदम आज गरीब आवाम को 70 रुपए मिल रही है, जो यानी किसान से भी 33 रुपए खरीदी गई और उसको मिल भी गरीब को रही है 70 रुपए। तो बीच में ये कौन खा रहा है? और इसका जिम्मेदार अगर फूड वाले हैं तो उनको फिर ये खाता ही खत्म कर देना चाहिए। खाता खत्म कर दिया तो बटेगा कैसे? माल कैसे बटेगा? देखिए खादिम भाई, मसला हमारे यहाँ सबसे बड़ा यही है, और जिसको हर हुकूमत कहती है कि हम ख़त्म करेंगे, यानी मिडिल मैन का किरदार। और वो मिडिल मैन जो है वो यहाँ पे सिर्फ मिडिल मैन की बात नहीं हो रही, मैं ख्याल यहाँ पर बात हो रही है प्रोसेसिंग कॉस्ट कितनी होनी चाहिए। वो गंदम की बात हो रही है और आटे की बात हो रही है ना। तो जाहिर है कि देखो रॉ मटेरियल और फिनिश प्रोडक्ट में 100% इसका डिफरेंस तो होगा। हाँ, कि इतना होना चाहिए या नहीं होना चाहिए वो एक अलग बात है ना। तो हमें देखना होगा कि हिस्टोरिकली रेट क्या रहा है, क्या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ी है या बीच में कोई प्रॉफिट शेयरिंग कर रहा है। ये सवाल आपका ये बनता है। सही। तो ये इसको देखे बगैर आप इस पे जवाब दे नहीं सकते। ठीक है। इरफानुल्लाह खान है कराची से। जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मैं कुछ ये ज़बान और बयान के हवाले से कुछ गुफ्तगू करना चाहूँगा आपसे। जरूर। कि आजकल अखबारात में या टीवी वगैरह में हम देखते हैं कि तलफ़ुज़ के, टीवी में स्पेशली तलफ़ुज़ के बड़े मसाइल हैं। जो पहले ज़माने में ये होता था कि अखबारात में या टीवी पे कोई जुमला सुन लिया या कोई हमने लफ्ज़ पढ़ लिया तो वो अथॉरिटी बन जाता था और उससे हम सीखते भी थे। लेकिन उसके बाद फिर सबसे पहले तो टिकर्स के अंदर प्रॉब्लम आया, उसके बाद फिर न्यूज़ कास्टर्स ने भी जुमले जो है वो गलत अदा करने शुरू किए, बल्कि बाज़ अल्फाज बहुत ही गलत। मसलन ये कि एक मैंने सुना पेट्रोलियम को पीटर विलियम की मसनूआत पढ़ा गया, तो इस तरह का। अच्छा, ये तो फिर भी एक दफ़ा आगे वन गो में गुजर जाते हैं, लेकिन अब बात उससे आगे बढ़ चुकी है। मसलन ये कि 2 इश्तिहारात हैं जो इस वक्त भी चल रहे हैं टीवी पे, और वो दोनों मल्टीनेशनल कंपनियों के हैं और यकीनन किसी बड़ी इश्तिहारी कंपनियों ने उन्हें बनाया है। उसमें पहला इश्तिहार है जिसमें एक प्रोफेसर ऑनलाइन एक हकलाते हुए बच्चे का इंटरव्यू लेता है, और जब वो बच्चा हकला के बोलता है तो वो प्रोफेसर उसे कहता है कि क्या तुम इस तरह टूट टूट के बोलोगे। इस तरह ये इश्तिहार काफी दिन तक चलता रहा। फिर किसी ने कोई तवज्जो दिलाई होगी तो अब उसमें तरमीम ये की गई है कि अब वो टीचर उसे कहता है क्या तुम इस तरह रुक रुक के बोलोगे, हकला हकला के बोलोगे का लफ्ज आज तक इस्तेमाल नहीं किया गया। ये तो उधर मसला आ गया। एक और इश्तिहार शैम्पू का चल रहा है जिसमें
वो साहब खातून को कहते हैं कि हम ये गंदी सियासत हम संभाल लेंगे, तुम अपने बालों पे तवज्जो दो। मतलब उन्होंने आउटराइट सियासत को ही गंदा कर दिया। अब एक बच्चा अगर ये सुनता है, उसके कानों में ये चीजें पड़ रही हैं, जिसको कोई अभी शऊर नहीं है, तो उसके लाशऊर में तो ये डाल दिया गया ना कि सियासत एक गंदी चीज है। तो ये इसका सिर्फ एतराज एक प्रोग्राम में एतजाज अहसन साहब ने अभी पिछले दिनों उठाया, उसके अलावा मीडिया से कहीं कोई बात नहीं हो रही कि भाई इन चीजों को दुरुस्त किया जाए। यहाँ इससे लर्निंग होती है, हम एजुकेट हो रहे होते हैं आप लोगों को देख देख के। तो बराए मेहरबानी इस पे थोड़ी सी तवज्जो दिलवाएं इन लोगों की कि ये हमारी नई नस्ल के साथ ये जुल्म और ज्यादती बंद करें। ठीक, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया तवज्जो दिलाने का। और बात सही है, ये है। बल्कि मैं तो कई टूथपेस्ट के इशारा देखता हूँ जिसमें एक कोई साहब भी गाउन पहन के आ जाते हैं और बड़ी तेजी से लिखा होता है डॉक्टर फला फला, आदमी पढ़ भी नहीं पाता और पता नहीं वो डॉक्टर होते हैं या नहीं होते हैं, डॉक्टर टूथपेस्ट बेच रहा होता है। ये गो डाउन दिस लाइन तो इस तरह तो आपको हजारों तो ये तो कोई क्वालिटी कंट्रोल या इस तरह का कोई मुझे नहीं पता। और जहाँ तक आपने टिकट्स की बात की तो मुझे ये बात तो हम बरसों से ही अब कर रहे हैं कि जो ज़बान है वो बहुत ही गलत हो गई है। मतलब अब टीका लगा दिया, ये कर दिया, ड्रॉप सीन, वो तो कुछ चीज़ें बिल्कुल ही, और कोई तवज्जो नहीं है। आपकी बात ठीक है। मसला ये है कि शायद एंकर्स जो है उससे पहले पढ़ते भी नहीं हैं कि उन्हें क्या बोलना है, और कुछ अरसे बाद तो वो कहते हैं कि जो लिखा हुआ आ जाएगा। वो चीज़ें जो गलत, हाँ, ये तो जो ऊपर बैठे हुआ है, जो जैसे न्यूज़ एडिटर है या शिफ्ट इंचार्ज है, उसकी ज़बान भी अगर ठीक होगी या उसे भी दिलचस्पी होगी तभी जाके ये बातें ठीक हो सकती हैं। प्रायोरिटी नहीं है। और भी बहुत मसले होते हैं। गैस अहमद अब्बास हैं मुल्तान से। जी अहमद साहब, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी अहमद साहब। वालेकुम अस्सलाम सर। जी फरमाइए सर। अर्ज ये है कि मैंने EBOI ऑफिस में मुल्तान में अपने पेंशन के कागजात जमा कराए हुए। जी अच्छा, कागजात जमा किए हुए तकरीबन 2.25 साल हो गए। ठीक है सर, 2.25 साल हो गए। हाँ जी, 2.25 साल हो गए। हमारे मुल्तान में एक मिल है, अल्लाह वसाया टेक्सटाइल मिल। ओके। अच्छा, वहाँ तकरीबन हमने 11.5 साल सर्विस की है। मुख्तलिफ मिलों में तकरीबन मेरी 27-28 साल सर्विस बनती। अब मैंने पेंशन के कागजात जमा कराए हो तकरीबन 2.25 साल हो गए। और ये अल्लाह वसाया मिल वाले ये PR02 ये हमारा रिकॉर्ड नहीं दे रहे। और एक मैं ही नहीं, तकरीबन सैकड़ों अफराद ऐसे हैं जिनको ये अल्लाह वसाया वाले रिकॉर्ड नहीं दे रहे। तो बराए मेहरबानी ये अल्लाह वसाया मिल वालों से या EBOI वालों से कहें कि ये रिकॉर्ड क्यों नहीं देते, जो जिन्होंने इतनी सर्विस की हुई है। रिकॉर्ड तो मौजूद है, हो सकता है आपके पैसे खा गए हो मिल वाले, ये भी हो सकता है। पैसे, यही तो मामला है ना। देखिए हमारा इसमें क्या कसूर है, पैसे बात बिल्कुल सही है आपकी, बिल्कुल सही। ठीक है, हमारे तवज्जो से हम यही कर सकते हैं कि आपकी आवाज़ जो है पहुंच जाए और कोई EOB या हुकूमती अहदेदार जो सुन रहा हो वो उस पर एक्शन ले ले। फ़िलहाल एक वक्फा लेते हैं, वापस आते हैं।